हेलो एवरीवन, मैं आरपी सिंह विजन ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए स्पेशल एक टॉपिक लेकर आया हूं, पंचायती राज, जो आपके केवीएस, डीएसएसबी, सीटेट, देन जनरल कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, एवरी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस पंचायती राज के बारे में पूरी तरह से डिटेल से जानने का ट्राई करेंगे कि कितनी आपके पंचायत राज समितियां आई हैं और कितने कैसे कैसे आपके प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें आज प्रोवाइड कराए गए हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस लोकल एक सेल्फ बॉडी जिसको हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बताना चाहूंगा। देन उसके बाद में अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि किसने कब कौन सी पंचायती राज समिति का गठन करवाया और उसने अपनी रिकमेंडेशन में क्या रिकमेंड किया, ये सब हम जानने का आपके अच्छे से ट्राई करेंगे। तो देखिए, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, भारतीय संविधान को, तो उसमें जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 है, उसमें ये बोला गया है कि भविष्य में भारत में पंचायतों का गठन किया जाएगा। और इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। आर्टिकल 40 बोलता है। जिस टाइम पर इंडिया आजाद हुआ 1947 में, उस टाइम पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ। बाद में 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में फोर्सली लागू किया गया, जब वो आपके पूरी तरह से लागू हुआ, तो बाद में भी आवाज उठी कि आपने स्थानीय स्वशासन को भारत में संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया। तो उस टाइम पर कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस थी कि जिसकी वजह से हम संविधान में अपने पंचायती राज को या नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं दिला पाए। सबसे पहला कारण बताया जाता है कि जिस टाइम पर इसकी डिमांड उठ रही थी, उस टाइम पर आपके इंडिया में सिविल वॉर जैसी स्थिति थी। इसलिए भारत ने कहा कि आने वाले टाइम में जैसे इंडिया उसके आपके एक सुटेबल होता जाएगा उसके प्रति, तो हम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का आपके प्रयास करेंगे। हुआ यही 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनवाई। तो 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में पहली पंचायत राज समिति बनी, जिसने अपनी रिकमेंडेशन में यह कहा कि भारत में जो पंचायतें हैं वो क्या है, थर्ड टायर की होनी चाहिए, यानी कि 3 स्तरीय होनी चाहिए। 3 स्तरीय क्या क्या होनी चाहिए आपके, विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। इन्होंने जब रिकमेंडेशन दी तो उसके बाद में इनकी कुछ बातों से एग्री होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज को लागू भी करवा दिया, बट संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को नहीं मिल पाया। उसके बाद में इसमें और क्या क्या रिकमेंडेशन थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने, तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो आपके 1957 में आई थी, उसने दूसरी रिकमेंडेशन में क्या बोला कि जो विलेज पंचायत हैं उनमें तो डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, में से जो गांव की पंचायतें हैं उनमें आपके प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए, लेकिन जो आपके ब्लॉक पंचायत है और जिला पंचायत है इनमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। ऐसी कुछ रिकमेंडेशन आपके बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड की, बट इन बातों को संवैधानिक दर्जा जब मिला इसको, तो ऐड ऑन नहीं किया गया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो भी आपके विलेज पंचायत है उसका जो हेड होना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होना चाहिए, यानी चेयरमैन जो होना चाहिए पंचायतों का वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होना चाहिए। ये बातें उसमें रखी गई थी, साफ साफ आपके लक्ष्मीकांत भी यही कहता है। और अगर आप डीडी बसु को पढ़ते हैं, दुर्गादास बसु का जो संविधान है उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको यही मिलेगा। देन उसके बाद में आप सुभाष कश्यप जो इंडियन पार्लियामेंट के नाम से एक बुक है, उसमें भी आपके यही बताया गया है जो मैंने आपको यहां पर ये 3 बातें रखी हैं इसके लिए। उसके बाद में हुआ क्या कि इतना लंबा दौर आपके 1977 में फिर कमेटी बन रही है। तो 1977 में कमेटी जो बनेगी तो उसका लॉजिक ये होगा कि इंडिया में भाई 1957 में जो कमेटी बन चुकी है उसने रिकमेंडेशन दी, बट उसकी रिकमेंडेशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कोई पार्ट कोई शेड्यूल नहीं ऐड किया गया।
तो कहानी ये थी क्योंकि 1957 में कमेटी आई, 1959 में राजस्थान के नागौर में पंचायती राज को लागू किया गया। बाद में इंडो चाइना रिलेशन खराब हुए और हुआ यही कि अक्टूबर 1962 को चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया और इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस सेक्टर और इंटरनेशनल रिलेशन में उलझ गया और डोमेस्टिक जो पॉलिसी, घरेलू जो कामकाज था, उसको उसने पेंडिंग में रख दिया। इसका मतलब पंचायती राज को भी पेंडिंग में डाल दिया गया 1962 इंडो चाइना वॉर के टाइम पर। बाद में 1963 में बड़े पैमाने पर इंडिया में क्राइसिस आ गया। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। उसके बाद में फिर देश के प्रधानमंत्री एलवी शास्त्री आए, लाल बहादुर शास्त्री। उनके टाइम पर फिर इंडो पाक वॉर हो गया, 1965 का भारत पाकिस्तानी युद्ध। फिर भारत ने फोकस नहीं किया कि हम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाएं। बाद में फिर 1966 का जब ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, उसमें भी आपके एलवी शास्त्री की डेथ हो गई। फिर भी आपके कोई पंचायती राज की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बाद में इंदिरा गांधी 1966 में देश की प्रधानमंत्री बनी और ये रहेंगी 1977 तक। और जब पहली बार देश में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, गैर कांग्रेसी सरकार निर्वाचित होगी, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनेंगे, वो क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि पंचायती राज जो कभी पेंडिंग में डाल दिया गया था, इसके लिए कोई दूसरी कमेटी हमें गठित करनी चाहिए। तो मोरारजी देसाई की सरकार के टाइम पर क्या 1977 में अशोक रॉय मेहता कमेटी ऑर्गेनाइज कराई गई और इसने रिकमेंडेशन में क्या बोला, इसने सिफारिशें की कि भारत में जो पंचायतें हैं द्विस्तरीय की होनी चाहिए, सेकंड टायर होना चाहिए। 2 टायर में तो मतलब क्या बोल रहा है कि एक तो होना चाहिए जिला परिषद या जिला पंचायत और दूसरा होना चाहिए आपके मंडल, जो पंचायत होती है मंडल परिषद। इसके आधार पर आपके अशोक रॉय मेहता कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन में ये बातें 2 रखी। इसने 3 टायर को बोला है, इसने 2 टायर को बोला है। उसके बाद में और क्या रिकमेंडेशन में बोला इसने, अशोक रॉय मेहता कमेटी ने, सोशल ऑडिट होना चाहिए पंचायतों का। देन उसके बाद में पावर ऑफ टैक्सेशन मिलना चाहिए, करों के संदाय के बारे में पंचायतों को मिलना चाहिए और ये बातें आपके पंचायतों में हैं भी है। पंचायतों को टैक्स कलेक्ट करने का पूरा अधिकार है, ये अलग से उसको आपके आगे मॉडिफाई भी किया गया है। उसके बाद में जो एससी और एसटी हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये रिकमेंडेशन किया। तो आगे आज भी हम देखते हैं कि आपके एससी और एसटी को रिजर्वेशन का प्रोविजन है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि न्याय पंचायत जो है आपके, वो विलेज पंचायत से सेपरेट होना चाहिए। ये अशोक रॉय मेहता कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन में कहा, लेकिन ये सारी की सारी बातें धरी की धरी रह गई थी क्योंकि उस टाइम पर आपके आपसी विद्वेष के कारण प्रधानमंत्री का पद ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। बाद में मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद आपके इस पंचायती राज को फिर पेंडिंग में रख दिया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया 1985 तक। बाद में 1985 में जब आपके राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो क्या करेंगे, बड़े स्तर पर आपके पंचायतों के लिए कमेटी ऑर्गेनाइज करवाएंगे। तो तीसरी कमेटी बनी आपके जीवी के राव 1985 में। जीवी के राव जो हैं आपके, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1985 में और इसे क्या है, बिना जड़ की घास कहा गया, ग्रास विदाउट रूट्स, बिना जड़ की घास कहा गया। किसकी रिपोर्ट को, जीवी के राव कमेटी की रिपोर्ट को। इन्होंने क्या आपके रिकमेंडेशन में दिया कि पंचायतों के लिए भाई नियमित इलेक्शन होना चाहिए। 6 मंथ के आपके बाद में अगर कोई पद खाली है तो 6 महीने के भीतर भीतर उसको आपके इलेक्शन करा देने चाहिए। उसके बाद में फिर इसने कहा कि जो चेयरमैन है पंचायतों का, वो आपके डीडीसी होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होना चाहिए। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया था कि चेयरमैन यहां पर आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होना चाहिए और इन्होंने रिकमेंडेशन में कहा कि आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डीडीसी होना चाहिए। उसके बाद में फिर 1985 के बाद फिर इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई आपके इंडियन गवर्नमेंट, जो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैं। बाद में उन्होंने कहा कि जीवी के राव की कमेटी कोई संतुष्टि का आंसर, सेटिस्फाइड आपके आंसर नहीं दे रही है, तो उन्होंने आपके एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में कमेटी बनवाई 1986 में। तो एलएम सिंघवी की कमेटी आई 1986 में। इसने अपने रिकमेंडेशन में क्या कहा
कि ग्राम सभा और न्याय पंचायत सेपरेट होने चाहिए। सिर्फ एलएम सिंघवी ने इतना कहा, बाकी और कुछ ऐसा आपके इन्होंने इतनी बातें नहीं रखी थी। उन्होंने कहा कि जो पहले से ऑलरेडी चला आ रहा है वो होना चाहिए, उसमें मैं क्या ऐड ऑन करूं इसमें। तो एलएम सिंघवी की कमेटी से भी आपके पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए राजीव गांधी। बाद में 1988 में पीके थुंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई पंचायती राज के लिए, पीके थुंगन कमेटी। इसने कहा कि पंचायतों का जो आपके चाहे सरपंच हो या जिला पंचायत का चुनाव हो या फिर ब्लॉक पंचायत का चुनाव हो, उसका टर्म 5 साल का होना चाहिए। इसने पहला आपके कार्यकाल की बात रखी कि आपके टर्म जो रखी जाए वो 5 साल की रखी जाए, बाकी आपके जो रिकमेंडेशन है इसमें आपके बोली गई हैं। उसके बाद में इन्होंने कहा कि पंचायतों के लिए एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। लाइक जैसे आपके इंडिया में एक फाइनेंस कमीशन है जिसका प्रोविजन आर्टिकल 280 में आता है, जिसको हम आपके वित्त आयोग कहते हैं, वैसे ही आपके पंचायतों को फंडिंग करने के लिए एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, जो एलएम सिंघवी कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी। और आज भी पंचायतों के लिए एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, टर्म भी आपके 5 ईयर का ही होता है। जो एलएम सिंघवी की कमेटी है उसने जो रिकमेंडेशन दी थी, उसके बाद में फिर आपके लास्ट में 1988 में गॉडगिल कमेटी आई। गॉडगिल कमेटी जो आपके कमेटी आई 1988 में, इसने कहा कि भाई इन्होंने क्या क्या किया था कि जो अशोक रॉय मेहता हैं कि इन्होंने एससी और एसटी को ही आपके रिजर्वेशन की बात रखी थी, बट इन्होंने क्या किया आपके गॉडगिल ने कि जो एससी हैं, एसटी हैं और विमेन हैं, इन सबको आपके पंचायतों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मीन्स आरक्षण का प्रावधान रखा मीन्स आपके गॉडगिल कमेटी ने। उसके बाद में इन्होंने कहा कि 3 जो लेवल हैं, चाहे आपके विलेज पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है और जिला पंचायत है, इन तीनों पर आपके प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए। इंडिया में 2 ही मेथड इलेक्शन के, डायरेक्ट है और एक आपके इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में जो चुनाव होते हैं पंचायत का हो या फिर आपके ग्राम पंचायत का हो या फिर आपके जिला पंचायत का हो या फिर आपके ब्लॉक पंचायत का हो, इन सभी के आपके जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट, जिसमें जनता भाग लेती है। प्रधानमंत्री का हो या फिर एमपी एमएलए का हो, ये चुनाव जो होते हैं आपके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। इनडायरेक्ट में आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा और आपके विधान परिषद के जो आपके मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो ग्राम पंचायत हैं उनका जो हेड होगा, चेयरमैन होगा, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। देखो 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं भारत में, एक तो है आपके सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जो आपके एमपी एमएलए का चुनाव करवाता है, और एक होता है आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो जितने भी भारत में पंचायती राज है या फिर आपके नगर पालिकाएं हैं, इनका चुनाव जो कराया जाता है वो आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाता है। अब यहां तक मैंने आपको ये 4-5 कमेटियां हैं जो बताई हैं, इनकी डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई तो 1957, अशोक राव मेहता कमेटी कब आई तो 1977, उसके बाद में जीवी के राव कमेटी कब आई 1985, एलएम सिंघवी कमेटी कब आई तो 1986, उसके बाद में आप पीके थुंगन कमेटी की बात करते तो 1988, उसके बाद में गॉडगिल कमेटी आई है 1988। तो भारत में एक कमेटी जो आई है, ये सभी पंचायती राज में आपके रिफॉर्म करने के लिए लाई गई थी। फाइनली गॉडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में 73rd अमेंडमेंट हुआ। 73rd अमेंडमेंट हुआ 1992 में, और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। 73rd अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में विलेज पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, और भारत में कुछ राज्यों में 2 टायर पंचायती राज है और कुछ राज्यों में 3 टायर पंचायती राज है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर आपके पंचायती राज सिस्टम है ही नहीं। तो वो 3 राज्य नॉर्थ ईस्ट के हैं जहां पे आपके पंचायती राज सिस्टम नहीं है। तो उसमें आपके मेघालय आ जाता है, मेघालय आ जाता है, मेघालय, मिजोरम,
मिजोरम एंड नागालैंड। नागालैंड, इन 3 राज्यों में पंचायती राज सिस्टम नहीं है नॉर्थ ईस्ट में। बाकी जितने भी भारत के राज्य हैं उन सभी में आपके पंचायती राज सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। उसके बाद में अब डिमांड उठी कि भी आपने 73rd अमेंडमेंट 1992 में करके भारत में पंचायती राज सिस्टम को लागू कर दिया और संवैधानिक दर्जा मिला उसको। तो इन्होंने क्या किया, संविधान में एक अनुसूची जोड़ी, 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में क्या है, आपके ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर उनके टर्म्स कंडीशंस, उनके बारे में आपके उल्लेख से आपके पूरा विवरण दिया गया है। बाद में पार्लियामेंट में बात उठी कि आपने जब ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो आपके नगर पालिकाएं हैं इनको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, आपके उसी टाइम पर, जिस टाइम पर 73rd अमेंडमेंट किया था, तो 74th अमेंडमेंट किया, यानी 74वां संविधान संशोधन किया 1992 में। और ये 74वां संविधान संशोधन आपके जैसी पास हुआ तो ये आपके भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। और भारतीय संविधान के अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के बारे में अच्छे से उल्लेख किया गया है। ये बातें रखी गई आपके जब नगर पालिकाओं को पूरी तरह से संवैधानिक दर्जा मिल चुका है और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। तो पंचायतों के लिए भारत सरकार ने 29 विषय, 29 सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय, 18 सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए। तो 18 सब्जेक्ट तो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और 29 विषय हैं पंचायती राज सिस्टम। उसके बाद में क्वेश्चन बन जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पूरे भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत में जो सरपंच का चुनाव लड़ता है उसको 21 वर्ष का होना कंपलसरी होता है। बाकी जितने भी एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं उनमें 25 वर्ष की आयु होना कंपलसरी होता है, लेकिन सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए, यानी कि पंचायती राज सिस्टम में पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 साल का होना कंपलसरी है। उसके बाद में अगर आपसे और भी क्वेश्चन पूछ बैठे कि आपके पंचायती राज सिस्टम में और क्या क्या आता है, तो इसमें टैक्स सिस्टम अलग से रखा गया है। मैंने आपके साफ साफ यहां पर पूरी उसमें दे रखा है। टैक्स सिस्टम जो है आपके सोशल एडिट है और पावर और टैक्सेशन है, ये आज भी पंचायतों के पास ही है। उसके बाद में जो आपके ग्राम पंचायतें होती हैं उन सब का आपके इलेक्शन डायरेक्ट होता है, चाहे आपके विलेज पंचायत का है या फिर ब्लॉक पंचायत का है या फिर आपके जिला पंचायत का है। तो ये सभी जो पंचायत से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे या बताए हैं, यहाँ पर थोड़ा बताने का ट्राई किया है। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा कुछ नया टॉपिक है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करना ना भूलें चैनल को, और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लें, और ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो आपको बेल आइकन ऑन कर लेना चाहिए। तो आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं पे रोकना चाहूंगा। सो थैंक यू।